बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हम रोज़ाना की बेस पे जब भी एक नए प्रोग्राम में आते हैं तो एक नए सवाल जो आपके साथ आते हैं और आपके उठाए गए सवालात को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सवालात जो आप हमसे पूछना चाहते हैं हम अपने एक्सपर्ट के सामने रखें, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा करें। आज का जो हमारा मौजू होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा कि ओरल कैविटी यानी आपके मुंह के जो अंदर का हिस्सा है, इसकी सफाई सुथराई, फिर इसके अंदर होने वाली बीमारियां, फिर मुंह का कैंसर, उसकी वजूहात, कैंसर क्यों होता है और फिर ख़ुसूसन मुंह का कैंसर क्यों होता है और उस कैंसर के आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जा सकता है, उसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन उसकी क्या होगी, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसकी होम रेमेडी क्या होगी और माउथ हाइजीन यानी ओरल हाइजीन जो है उसको किस तरह इस तरतीब से रखा जाए कि आपको आने वाले कैंसर से बचाया जा सके। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इन बीमारियों के साथ होने वाले डिप्रेशन, एंजाइटी, बेइज़्तिराबी कैफियत, बेचैनी, उसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह मैनेज किया जा सकता है और किस तरह आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सकती है। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियात को दावत दे रखी है, उनमें से फर्स्ट जो मेरी गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसफा इकबाल, किसी तारफ की मोहताज नहीं है, हमारे प्रोग्राम का पहले भी हिस्सा बन चुकी हैं और फिर ओरल कैविटी के ऊपर, ओरल पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर एक मजबूत ग्रिप रखे हुए, फिर दुनिया की एडवांसमेंट को, फिर दुनिया में होने वाले जदीद तरीका इलाज पर भी इनकी मजबूत ग्रिप है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए बुलाया। इनके साथ ही हमारी दूसरी गेस्ट किसी तारफ की मोहताज नहीं है, डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर आप इनको सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। मलाइका तारक, जो कि एक्सपीरियंस्ड भी हैं, यंगेस्ट भी हैं और फिर इसके साथ साथ आज की जदीद दौर के अंदर जितनी भी एंजाइटी और डिप्रेशन होती है उसके ऊपर बेशुमार गुफ्तगू करने का तजर्बा भी रखती हैं। मलाइका तारक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मलाइका, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं प्रोफेसर साहबा से शुरू करूँगा। मैडम, जैसे कि आपको पता है कि हम जब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि लोगों को एक तो बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कैंसर की बेसिक काज क्या होती है? कैंसर जिसे हम नासूर भी कहते हैं। ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी कुछ आम फहम बातें करूं कैंसर के बारे में, इस तरह एक दीवार या एक इमारत की इकाई एक ईंट है। ठीक है। जिंदगी की इकाई एक सेल या खुलिया है। सब बच्चे स्कूल से पढ़ रहे होते हैं। वो कोई भी जानदार सेलों से बना होता है। ठीक है। और जो सेल्स होते हैं वो एक ज़ाब्ते के तहत बनते भी हैं और ख़त्म भी होते हैं। एक कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट होती है। ईंट ने एक दफ़ा लग जाना है। ह्यूमन टिश्यू और लिविंग टिश्यू ने चेंज होना है, नया बनना है और ख़त्म होना है, इंसानों की तरह, जानदारों की तरह। ठीक। अब वो ये सारे बनने में एक ज़ाब्ता है। ठीक है। अच्छा, वो जो ज़ाब्ता है अगर उसमें ख़राबी आ गई, अब साइंटिफिकली तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर उस ज़ाब्ते की ख़राबी से एक सेल ख़राब हुआ, अच्छा उसने अपने आप को बाकी सबसे आज़ाद कर लिया, नाफरमान हो गया। अगर मैं छोटा सा कंट्रोल से बाहर, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। ठीक है। फिर वो बनता बनता बड़ा हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होती है। तो उसमें वो एक सेल एक टिश्यू बना लेता है, लेकिन वो टिश्यू नॉर्मल नहीं होती। ठीक। अच्छा, फिर जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं ये किसी टिश्यू बाउंड्री को भी नहीं फॉलो करते। ठीक। ये फिर जहाँ पे से बने होते हैं वहाँ बाकी जो जिस्म के हिस्से हैं उनमें सराहियत करते हैं। ठीक।
तो दिस इज़ ऑल कैंसर। और उसकी वजूहात में अगर हम किसी भी कैंसर की वजूहात में करें तो डेफिनेटली जेनेटिक्स है। ठीक। अब जेनेटिक्स एक तो पैदाइशी तौर पे है, इनहेरिटेड। दूसरा हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो हमें कैंसर के लिए रिस्क में डालते हैं। आलमी अदारा सेहत का एक ज़ैली अदारा है IARC, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च। उनकी रिसर्च में जितने भी हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जो हमारे माहौल में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एविडेंस बेस वो उनको कैटेगराइज करते हैं कि इस कैंसर के लिए उनको एविडेंस मिलता है कि ये डेफिनेट, ये बिल्कुल वजह बनते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें एविडेंस वीक होता है, उनमें कहते हैं कम। इसमें जो बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, केमिकल्स हैं। अब केमिकल्स कहाँ से आते हैं? हम तो हर वक्त अपने इर्द गिर्द एक्सपोज हैं। जो सबसे अहम चीज़ जो हम लेते हैं, जो हम अंदर लेके जाते हैं, जो हम सांस से जो अंदर हमारे जिस्म में दो अंदर जाने की चीज़ें हैं, एक नाक जिससे हवा ने जाने, और एक खाना जो हमने खाना पीना है। ठीक है। तो इस रास्ते से हम चीज़ें अंदर लेके जा रहे हैं। अब हवा में ज़ाहिर पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, स्मोक है, स्मॉग है, सब कुछ है। केमिकल्स जो फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं उनका एक्सपोजर है, और बाकी जो हम आदतों का शिकार हो जाते हैं। देखिए, एक दफ़ा कोई भी इंजूरियस एजेंट, एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, उसका कभी कभार एक्सपोज होना कैंसर का वजह नहीं बनेगा। आदतें और साल हर साल की आदतें, वो जो है उसमें कैंसर होने के ज़्यादा है। और उनमें सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है वो सिगरेट नोशी है, और फिर उसके बाद सिगरेट की या तंबाकू की तरह की नोशी, हाँ किसी तरह की भी नोशी, लेकिन सिगरेट नोशी उसमें सिगरेट भी बहुत तरह से की जाती है ना। तो हम तो समझते हैं कि सिगरेट सिर्फ ये है, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं रिवर्स स्मोकिंग की आदि, कि जलती हुई सिगरेट अंदर, फिर तंबाकू है, बीड़ी है, पान है, छालिया है, फिर कुछ वायरसेस भी हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें आपकी कैंसर का बायस बनती हैं। जो जेनेटिकली कुछ कैंसर्स हैं, डेफिनेटली उनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, वो तो आना ही आना है, वो तो आना ही है, हाँ। और वो भी हर एक में नहीं आता। हर एक कैंसर की अगर फैमिली में हिस्ट्री भी है तो लाजमी नहीं होता कि हर ऑफस्प्रिंग को हो। जो हमने 9वीं 10वीं में पढ़े थे ना, मेंडेलियन लॉज, ज़ाहिर है वो भी गवर्न करते हैं। मगर यह है कि एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारे माहौल में और हमारी जो ग़िज़ा की चीज़ें, उस पे हम काबू कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपने आप को कंट्रोल किया जा सकता है। जी मलाइका, अगर किसी बंदे को किसी क्रोनिक डिजीज का पता चले, उससे होने वाले डिप्रेशन को मैनेज कैसे किया जाता है? अब देखिए, उसको जब पता चलेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, ख़त्म होने वाला है सब। वो क्या करेगा? खाना पीना छोड़ देगा, रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, सोच सोच उसको नींद नहीं आएगी, किसी से बात नहीं करेगा। तो अब सबसे पहले जो मैं लोगों को सजेस्ट भी करती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग आते भी हैं, इवन मतलब मेरे जो फादर थे उनको भी कैंसर था, तो उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अपनी रूटीन सबसे पहले तो बेहतर रखें। ठीक है, रूटीन आप जब अपनी बेहतर रखते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाती है। खाना पीना अच्छा रखें, ठीक है, 3 टाइम खाना खाएं, नींद अपनी प्रॉपर रखें, रेस्ट करें। दूसरा ये है कि अपने जो लव्ड वन है, प्यारे, उनके साथ कनेक्टेड रहें। अब देखिए, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आप किसी से बात शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, मेंटली ईजी हो जाते हैं, थोड़ा टाइम के लिए आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। एक थर्ड थिंग जो है कि अपनी वॉक और एक्सरसाइज रखें। जब आप बाहर जाते हैं ना, फ्रेश एयर में जाते हैं, माइंड में फ्रेश ऑक्सीजन आता है, तो आप तब बहुत अच्छा फील करते हैं। सॉफ्ट एक्सरसाइजेस करें अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, इसमें मोस्टली डीप ब्रीथिंग होती है, थोड़ी बहुत बॉडी की एक्सरसाइजेस होती हैं। ये चीज़ें सारी आपको बहुत ज़्यादा हद तक रिलैक्स फील करवाती हैं। ठीक है। अच्छा, तो आप ये समझती हैं कि एक तो आप ये कह रही हैं कि जैसे डिप्रेशन हुआ, इंसान जो है ना, उसका खाने पीने को भी दिल नहीं करता। हमारे यहाँ लोग ये आते हैं, कुछ मतलब लोग डिप्रेशन में ज़्यादा खाते हैं, इसकी क्या वजूहत? अच्छा, अब डिप्रेशन कंसीडर नहीं करते, इसकी वजह ये होती है कि नॉर्मली हमारे ये चीज़ है ही नहीं सेंसरी। नेगेटिव थिंकिंग अगर किसी को हो रही है, आके बताएगा मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, वो कहते हैं आप शायद जान छुड़वा रहे हैं काम से, काम करना नहीं चाह रहे, उसको इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं। अगर कोई फीमेल आके कह देती है, वो कहते हैं कि ये तो घर के कामों से जान छुड़वाना चाह रही है।
तो ये वजह है कि यहाँ पे समझा ही नहीं जाता, नॉलेज ही इतना नहीं है। स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करें, लोगों को इंसाइट ही नहीं है। किसी को मसला हो गया है, उसको डॉक्टर के पास है ट्रीटमेंट के लिए, तब हमारे पास लेके आते हैं जब वो बिल्कुल या तो घर में तोड़फोड़ कर रहा है, या उसने खुद को मार लिया है, नुकसान पहुंचा लिया है, या घर के किसी मेंबर पे उसने हाथ उठाया है, कोई घर का बड़ा नुकसान कर दिया है फाइनेंशियली किसी भी तरह से, तब उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हैं। लेकिन अगर हम उसको अर्ली स्टेज पे, जिस तरह से उसकी नींद में मसला आना शुरू हुआ है, मूड उसका चेंज होना शुरू हुआ है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, वो ये है कि लड़ाई झगड़ा घर में कर रहा है, रूटीन उसकी डिस्टर्बेंस ही है। लेकिन मेरा ख्याल हमारे यहाँ नफ्सियाती मसाइल को रूहानी मसाइल समझा जाता है। वो पहले तवीज़ ताकों पे जाते हैं, एंड पे फिर आपकी बात। पहले दम करवा लेते हैं एक दफा, ठीक है, जिन वगैरह निकलवा लेते हैं, फिर जब नहीं निकलते फिर हमारे पास आते हैं, तब तक बंदा ही निकल जाता है, जिन भी और नहीं। बहुत ज्यादा मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि वो डेथ तक चले जाते हैं लोग। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो वो एट द एंड खत्म हो जाते हैं। जाहिर बात है, ब्रेन केमिकल्स उनके इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और इसमें ये होता है कि आपको हेलुसिनेशंस वगैरह, कानों में आवाजें आना, जो मेंटली इलनेस होती है, ठीक है, शक वगैरह होता है लोगों पे। तो अब देखिए, इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस जब आ रही हैं तो एट द एंड आप क्या करेंगे, या तो अपने आप को खत्म कर लेंगे, या किसी फैमिली मेंबर को, किसी और बंदे को। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि हमें बीमारियों के साथ जो साइकोलॉजिस्ट है उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो उसकी मेंटल जो हेल्थ है उसको भी देखे? आपने वो सवाल पूछा जो मैं खुद से बोलना चाह रही थी अभी, जैसे बात कर रही थी मलाइका। बात ये है कि कोई भी बीमारी जब होती है, उसको हम शुरू में वो समझते हैं कि ये कोई बात नहीं, आज मौसम बदला है, आज बुखार हुआ है, ऐसे ही आज ये हो गया था। अच्छा, वो जो बीमारी है ना, जैसे मैं अगर अपने ओरल कैंसर भी, मुंह में जख्म हुआ है, ठीक हो जाएगा, पहले भी हो जाता है, मुंह पक गया है, लेकिन अगर वो मुसलसल रहे और वो ठीक ना हो, जैसे हम कहते हैं कि मुंह में अगर जख्म 2 हफ्ते से ज़्यादा दर्द भी ना करे और ठीक भी ना हो, तो आप प्रोफेशनल कंसल्टेशन करें। ठीक। इसी तरह जो अच्छा, एक खुद जो आपके सवाल की तरफ आऊँ, एक तो हम खुद बीमार होते हैं ना, एक हमारी सपोर्ट सिस्टम भी है, ऐसे ही जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक बीमारी है और उसमें अगर मैं आज जाके कहती हूँ कि मुझे कुछ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे जो प्यारे हैं वो शाम को तक पूछेंगे तुमने डॉक्टर को दिखाया, किसको दिखाया। वो जो मोहब्बत है ना, वो फ़ायदेमंद है, लेकिन बाज़ दफ़ा नुकसानदेह भी होती है। बाज़ औक़ात नुकसानदेह भी होती है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कंसर्न ये होना चाहिए कि आपका जो भी है, उसको जो भी तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए शुरू में आप जाके एक प्रोफेशनल मशवरा ले लें। ये जो हमारे इर्द गिर्द के मुफ्त मशवरा हैं, और मुफ्त मशवरा में जो हमारे पीर झूठे बिल्कुल ऐसे, हाँ, तकरीबन 70 to 80% तो ऐसे ही है। हकीम हैं, अताई हैं, क्वैकरी हैं, जैसे बहुत सारे हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं, वहाँ पैसे तो नहीं लगते, 150 की पर्ची है, ऐसे ही वक्त देना पड़ता है। इसी तरह कहीं ना कहीं हमारे पास फैसिलिटी है। प्रोफेशनल बंदे को दिखाएंगे तो वो प्रोफेशनल आपका जो है ना उसका व्यू बनाएगा जी बिल्कुल, कि असल मसला क्या है। तो मेरे ख्याल में इसी तरह अगर ओरल कैंसर की मैं बात करूं, तो इसमें नफ्सियाती तौर पे ना सिर्फ मरीज, उसकी पूरी फैमिली, और बल्कि उसके मालिज भी कहीं ना कहीं बल्कि काफ़ी मुतासिर होते हैं। इसीलिए सर्जन्स में बर्न आउट बहुत है। ठीक है, एक फिज़िकल बर्नआउट के अलावा एक साइकोलॉजिकल बर्नआउट बहुत है। और जो जैसे मलाइका कह रही है, जब इंसान पे खुद गुजरती है तो उसका एहसास होता है। जो कैंसर पेशेंट है ना, और मुंह के कैंसर के पेशेंट के लिए चैलेंज है कि आपने अगर कहीं और कैंसर है, अगर सर्जरी भी हुई है, स्कार भी है, अपने कपड़ों से कवर कर लेना। ठीक है, हमारे फेशियल रीजन में ये नहीं है। अगर ज़ुबान का कैंसर है, ज़ुबान ग्लॉसेक्टमी हुई है, तो बोलना नहीं जाएगा। ऐसे ही अब मैं अगर बात ही नहीं कर सकती तो मैं अपनी कारोबारी ज़िंदगी या लोगों से क्या करूँगी। इसी तरह अगर मैं खा नहीं सकता, कैंसर पेशेंट के साथ बहुत होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। ठीक, अगर वो खा नहीं सकते या बाकी ज़ाहिरी तौर पे, तो ओरल कैंसर में तो ये और बड़ा चैलेंज है। इसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक, और ना सिर्फ पेशेंट, उसकी फैमिली, उसके सबके साथ। और मैंने तो ये देखा है कि जो मरीज़ कैंसर से फौत हो जाता है, हमारे जैसे अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, डिजीज़ अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज़ है,
लेकिन हमारे जो बच्चे, यंग बच्चे हैं, वो जब कोई डिजीज़ अवेयरनेस के बारे में बात होती है और खुदा न खास्ता अगर उनकी फैमिली में भी या उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन की हो कि ये कैंसर हुआ है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को, है कुछ नहीं, कहते मुझे है, मैं कहा बायोप्सी कर देती हूँ। अब नॉर्मल टिश्यू की बायोप्सी के लिए आप देखें ना, एथिकली क्या कर सकते हैं नॉर्मल बिल्कुल टिश्यू नहीं। की? नहीं, आप मेरी बायोप्सी करें। और वो हमसे ज़्यादा पढ़ के आके कह देते हैं ये करें, भाई नहीं होने वाला तुम्हारा। तो ये खौफो हरास का शिकार हो जाते हैं। हो जाता ये है। भी एक साइकोलॉजिकली वीक पर्सन की या कोई बुरी बात देखी हुई है या गुजरी हुई और है, उसको अडॉप्ट कर लिया। उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक। मैं जब भी और अवेयरनेस की बात करती हूँ तो आई थिंक वी शुड गिव अ डिस्क्लेमर कि ये नहीं है कि आप हर चीज सुने और अपने आप और अपने ऊपर अप्लाई करना। आजकल तो वैसे चैट जीपीटी बहुत ज्यादा, हाँ। कोई आपको एक सिम्टम आया, सर दर्द हुआ, आप सर्च करते हैं, वो आपको कैंसर तक और बड़ी बीमारियों तक ले जाते हैं, हार्ट इश्यूज। असल में यही है ना कि हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है ना, वो आके ये कहना कि डॉक्टर साहब मैंने गूगल से ये देखा, फलां देखा, तो हम अपने Exactly. लेटर पैड पे ना साइड पे लिख लेते हैं गूगलोपैथिक पेशेंट। ये एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई ऐसे ही है। वो कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे इसके मुताबिक कुछ बता दें। ठीक हम है, search वो लोगों को करके फिर आए। आपको काउंसल भी उसी की साइकी के हिसाब से करना पड़ता है। Exactly. इसकी मेंटल लेवल क्या है। एआई का यही फायदा है ना कि ये हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन एआई अभी नैरो एआई है। हम इस पे ये नहीं कह सकते कि सब कुछ इंसान की रिप्लेसमेंट नहीं है, कभी भी नहीं हो किसी सकता प्रोफेशनल की रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसे ही। उसकी आप जो देखो ना, उससे इंटेलेक्ट तो है वो जनरल चाहिए। आपको नॉलेज हाँ। बता देना ना, पेशेंट टू पेशेंट तो हाँ। वो आपका फिजिशियन या कंसल्टेंट देखेगा। कॉन्टैक्ट्स और बाकी चीजें तो आपकी जो अल्लाह ताला ने हमें जहानत दी है यहाँ पे, हमने उसी से करना है। हाँ बिल्कुल, उसी वो से तो होता है। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। अच्छा मलाइका, आज के दौर के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के डिप्रेशन को कम कैसे करें? ये बहुत मुश्किल आपका सवाल है कि डिप्रेशन को कम कैसे करें, क्योंकि हर बंदा आजकल इसका शिकार है। जब से ये फ्यूल प्राइसेस आपको पता है बहुत बढ़ गई हैं, तो इसमें मेरा तो यही मशवरा है कि जो आप अपने एक्सपेंसेस हैं, कोशिश करें जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, उनको पहले थोड़ा सा लिमिट करें। ठीक है, डिमांड्स होती हैं, बच्चों की बड़ी डिमांड्स होती है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, वाइफ की डिमांड्स होती है, मुझे ये चाहिए, घर वालों की। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा लिमिट करें। ठीक। इससे आपका अपना भी स्ट्रेस कम होगा और जो नेक्स्ट पर्सन है, जो भी अर्निंग मेंबर है आपके घर का, उसका स्ट्रेस भी कम होगा। सेकंड थिंग जो है, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर फर्ज करें, देखिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि बाहर से अर्निंग जो भी करके आता है, तो उसको पता है कि बाहर क्या हालात चल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एटलीस्ट जब वो पर्सन घर आता है, जो भी है उसको सपोर्ट करें, समझे कि उसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर हो जाता है कि मतलब अभी एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे, तो उसको मेंटली प्रॉपरली सपोर्ट किया जाए। और ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं कि सपोर्ट ना मिलने पर लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं कि मैं शायद अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा, उनकी नीड्स में पूरी नहीं कर पा रहा। तो एक आपकी जो फैमिली सपोर्ट है, इसमें वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, और मेरा ख्याल है इससे छुटकारे का बेहतरीन तरीका भी ये है कि अगर एक साइकिल ले ली जाए और 1-1.5 घंटा चलाएं, हार्मोनल एक्टिविटी भी बेहतर होगी, पेट्रोल कंजम्पशन भी कम होगी। मैनेजमेंट है ना। और आप मैनेजमेंट कर लें, फिजिकली भी बेहतर फील करेंगे आप। फिजिकली भी आप बेहतर फील करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, डिप्रेशन और एंजाइटी में फ़र्क जो है एक आम आदमी कैसे समझे? अच्छा, इसके सिम्टम्स में और इसके ड्यूरेशन में फ़र्क होता है बेसिकली। ठीक। अब डिप्रेशन की अगर हम बात करें, वो थोड़ा सीवियर होता है। एंजाइटी थोड़ा लाइट, हम इसको कहते हैं कि होती है। ठीक। एंजाइटी नॉर्मली हम कह सकते हैं फ्यूचर रिलेटेड आपको हो सकती है। कोई भी आप नया करने वाला काम है आगे, ठीक है, आपको मुसलसल अगर उस चीज़ की टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो आपकी एंजाइटी हम कहते हैं। उसमें थोड़ी आपकी रूटीन चेंजेस आती है, मूड डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अब एंजाइटी की मल्टीपल टाइप्स होती है, जैसे जनरली लोगों को एंजाइटी होती है, अगर वो बढ़ जाए फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन नॉर्मली थोड़ी सी एंजाइटी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब आपको नहीं कर रही होती, रूटीन चेंजेस आती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाते हैं। ठीक। अगर अब हम बात करें डिप्रेशन की, ये डिप्रेशन होता है आपका लॉन्ग टाइम का होता है। 2 वीक्स तक अगर आपको मुसलसल मूड आपको डिस्टर्ब है, रोना आ रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, खाने का दिल नहीं कर रहा, आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा वेट गिरना शुरू हो गया है। इसमें यह है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आती हैं, सुसाइडल आइडिएशन होती है, और कुछ लोग सुसाइड की तरफ जाते भी हैं, ठीक। अटेम्प्ट्स भी कर रहे होते हैं। तो एंजाइटी और डिप्रेशन में मेजर फ़र्क यही है कि एंजाइटी थोड़ा लाइट लेवल पे होती है और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कैंसर के ऊपर, तो मुंह का कैंसर क्या है और कैसे होता है? मुंह का कैंसर, कैंसर एक बीमारी नहीं होती, बल्कि कैंसर, किसी भी कैंसर को हम कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है।
और उसमें हम मुंह के कैंसर की अगर जी डॉक्टर स्पेसिफिक साहब, बात हम करूं, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारी यही गुफ्तगू यहीं से जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और आज की हमारी मोस्ट पॉपुलर गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसफा इकबाल, जो कि कंसल्टेंट हैं, डेंटल एंड ओरल सर्जन हैं और इसके अलावा ओरल पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर मजबूत ग्रिप रखती हैं। और आज हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं कि कैंसर क्या है और मुंह का कैंसर बेसिकली क्या होता है और उसकी वजूहात क्या है। जी डॉक्टर साहब। मुंह का कैंसर हम आम जुबान में कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको हम हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं। ठीक है। इसमें मुंह में क्योंकि जुबान है, तालू है, गाल है, सूड़े हैं, फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो दूध थूक बनाते हैं, ये सारे इनमें मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स होते हैं। और मगर हम इन सब को इकट्ठा करके मुंह का कैंसर कहते हैं। इसकी अलामात यूजली ज़ख़म जो कि दर्द भी नहीं कर रहा होता और 2 हफ्ते से ज़्यादा वो ठीक भी नहीं हो रहा होता बल्कि बढ़ रहा होता है, ठीक। या गिल्टी जो है वो ज़ुबान पर भी हो सकती है और ज़्यादातर जो लिम्फ नोड्स हैं गर्दन में, उनमें सरायत कर जाए तो गिल्टी की सूरत में आता है। क्योंकि इस कैंसर का चैलेंज ये है कि हमारी मुंह की क्योंकि टिश्यूज़ ऐसी हैं कि इनका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता। ठीक। अगर एक मटर के दाने के बराबर कैंसर हो, जिसको हम बाद में फिर हम देखते हैं कि किस स्टेज में है, आमतौर पे जब भी कैंसर की तशख़ीस होती है तो ये पूछा जाता है स्टेज क्या है। तो एक तो बायोप्सी से टेस्ट करके वो अंडर द माइक्रोस्कोप पता चलता है कि ये टाइप क्या है। दूसरा हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन या इमेजिंग के साथ पता चलता है कि ये कितना सरायत कर गया है। ठीक। सरायत में ज़्यादातर जो लिम्फ नोड है, गदूद है, उनमें या कहीं लंग्स में या बाकी डिस्टेंस मेटास्टेसिस। तो इसकी जो है इस कैंसर की चैलेंज ये है कि इसका रिकरेंस रेट बहुत हाई होता है। ठीक। और स्पेशली जब एडवांस स्टेज आ जाए, स्टेज 4 या स्टेज 3, हमारे मरीज ज़्यादातर स्टेज 3-4 में आते हैं। ठीक है, जब रिपोर्ट होते हैं और वही चैलेंज है। स्टेज 1 का जो है एक मटर के दाने के बराबर आप निकाल देंगे, आप दोबारा स्टिच कर देंगे, कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं आएगा। ठीक। गालों पे, होंठों पे थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी के बाद ठीक हो जाता है और दोबारा होने के भी चांस, 5 ईयर सर्वाइवल रेट बहुत बेहतर है। ठीक है। लेकिन यही अगर एक जिसे कहते हैं अखरोट तो खैर बहुत बड़ा होता है, बादाम के साइज का हो जाए, जुबान पे बादाम एक बड़ा हो, वो निकलेगा तो साफ नजर तो भी आधी आएगा। जुबान तो निकल गई ना, ऐसे ही फंक्शन तो खत्म हो गया, उस फंक्शनल डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है। अगर आप फ्लैप लगा भी देंगे, उसको स्ट्रक्चर को बना भी देंगे, उसकी हैयत कोई कर भी देंगे तो वो बहुत है। और दूसरा इसकी चैलेंज ये है कि इस कैंसर में जो एडवांस स्टेज होती है, इसमें जो सर्जरी है वो भी काफ़ी लेबोरियस है। ठीक है। और उसमें पेशेंट का सेहतमंद होना भी बहुत ज़रूरी है और एज भी। ठीक। कोई डायबिटीज़ या ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट करती हैं। और ये भी बात अहम है कि उसका ख़र्चा भी बहुत आता है, एक्सपेंसिव है। देखिए एक्सपेंसिव है। हमारी कोई भी सर्जरी कोई 4-6 घंटे से कम नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमने गर्दन के गदूद भी निकालने होते हैं, फिर प्लास्टिक सर्जरी भी होती है, तो 4 घंटे से लेके 12-18 घंटे तक सर्जरी रहती है। तो और उसकी कॉस्ट भी इवन जो हमारे सरकारी इदारों में भी हो रहा है, तो ये एक मुश्किल काम है। दुनिया के किसी मुल्क में भी अपने अवाम के डेंटली तो ऑलरेडी बड़ी कॉस्टली है दुनिया में। मैक्सोफेशियल सर्जरी थोड़ा सा फर्क होता है, डेंटिस्ट्री तो फिर है ना अलहदा। और इसमें हमारे साथ एक डायग्नोस्टिक टीम चाहिए हमें, ठीक। फिर हमें आईसीयू चाहिए, फिर हमें मेडिकल केयर चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए, बाद में रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, तो और साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए हमें। ठीक है। वो जो है तो हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में होता तो है, लेकिन आपको पता है कि ये हमारे पास किसी भी चीज़ में हमारे पास चैलेंज है। हमारी जो कलेक्टिव पेशेंट केयर है ना, वो उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेटेड मिशन में इशू है। इसीलिए हम मल्टी डिसिप्लिनरी हमारी अप्रोच में अभी कमी है।
ठीक है, तो हर मरज में कमी है तो इसमें भी है। इसमें भी है, बिल्कुल ऐसे। जी मलाइका, मोजी बीमारियां जैसे कि कैंसर है, ये सुनते ही लोगों के माइंड के अंदर जो चेंजिंग आना शुरू होती हैं, इसको अगर हम थ्रू मेडिकल और बेस्ड ऑन साइंस अगर गुफ्तगू करें तो इसके जो एंजाइम हैं या इसके जो हार्मोनल चेंजिंग होती है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ट्रीटमेंट क्या होता है? अच्छा, अब इसमें नॉर्मली कुछ ये होता है कि कुछ हद तक मेडिसिन कहते हैं कि मेडिसिन आपके स्ट्रेस को डाउन करती हैं। अब जब किसी भी किस्म का स्ट्रेस है, वो किसी बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से, वो आपके ब्रेन में डोपामाइन को लो कर देता है। इससे आपको स्ट्रेस रहता है, मूड आपका लो रहता है, उदासी रहती है। कुछ लोग रोते भी हैं, आपको पता है, जब उनको पता चलता है मुझे ये बीमारी है, ठीक है। लेकिन इसमें रोना भी सेहत के लिए सही होता है? सही होता है, लेकिन अगर आप एक्सेसिवली रो रहे हैं तो आपका ब्रेन उससे थक जाता है, बॉडी आपकी स्ट्रेस रहना शुरू हो जाती है। ठीक, एक हद तक अच्छा है, उससे हम कहते हैं कि इमोशन रिलीज हो जाते हैं। लेकिन अब अगर ज़्यादा रो रहा है तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें कि मेडिकली अगर कोई इशू है उसके बाद स्ट्रेस में, अगर नॉर्मली है तो काउंसलिंग से बेहतर हो जाता है। काउंसलिंग उनकी की जाती है, उनको कुछ ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक बताई जाती है जिससे वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। नॉर्मल डेली रूटीन में उनको बताया जाता है कि उन्होंने कैसे खुद को पॉजिटिव रखना है, अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी पे भी फोकस करना है कि लाइफ जितनी है ऑब्वियसली वो तो उतनी है। अब स्ट्रेस ले लेके वो उस लाइफ को भी जो बची है उसको भी ख़त्म कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। सेकंड, कुछ केसेस में जब बहुत सीवियर केसेस है, वो नहीं मैनेज कर पा रहे, उनको कुछ मेडिसिन ऐसी सजेस्ट की जाती हैं, वो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जिनसे उनका जो डोपामाइन लेवल है वो बैलेंस हो जाए, थोड़ा अप हो जाए या नॉर्मलाइज हो जाए, जिससे वो अच्छा फील करते हैं। ठीक हो गया। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट, उसकी खूबी क्या होती है? अच्छे साइकोलॉजिस्ट की मेरा मानना ये है कि वो एक्टिव लिसनर होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक वो बता नहीं सकेगा अगले बंदे को कि वो क्या चाह रहा है, ठीक है। जब तक हम सुनते हैं फिर हम समझते हैं कि अगले बंदे का कॉन्सेप्ट क्या था, वो कहना क्या चाह रहा है। तो मेरा मानना है कि अच्छे साइकोलॉजिस्ट को एक्टिव लिसनर होना चाहिए, ज़्यादा यही मुझे लगता है। ठीक है। और अगर हम साइकोलॉजी के काउंसलिंग की ड्यूरेशन की बात करें तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है या हर एक बीमारी के ऊपर आपका ये है कि इतने मिनट का सेशन देना है? अच्छा, स्पेसिफिक वो मोस्टली डिफरेंट होते हैं सबके। अगर हम बात करें कि जो ज़्यादातर होते हैं वो 1 आवर के सेशंस होते हैं। ठीक, जी जी, पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री भी जितने नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं 1 आवर के सेशंस ही होते हैं। हॉस्पिटल्स में 45 मिनट्स टू 1 आवर, उससे ज़्यादा ही होता है कि आपको पता है कि एक टाइम के बाद जो पेशेंट है वो भी थक जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी फेड अप हो जाता है कि प्रॉब्लम सुन सुन के, या वो बता बता के कि अब बस मैं थक गया हूँ। तो मेरे ख्याल से 45 टू 1 आवर काफ़ी अच्छा टाइम होता है। आप सुन सकते हैं, इजीली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और ये काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है ठीक, कि आप अपने मसाइल को डिस्कस कर सके, जो पेशेंट है तो साइकोलॉजिस्ट उनको रिस्पॉन्स करे या एड्रेस करे। बाकी ठीक। जी जी, और ये सीबीटी क्या होता है? सीबीटी ये साइकोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो पेशेंट पे यूज़ की जाती है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, उनकी कॉग्निशन में, मतलब उनकी थॉट प्रोसेसिंग में, जैसे डिसीजन मेकिंग पावर में, उनके कोई जो जजमेंट की पावर है, कोई भी इस तरह से है थिंकिंग प्रोसेसेस, ठीक, उनमें जब इश्यूज आ जाते हैं, आपने देखा है लोग अपने बारे में नेगेटिव जजमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि मैं बुरा हूँ या हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, ठीक है। अभी इसकी कॉग्निशन का इशू है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। तो इसमें हम सीबीटी अप्लाई करेंगे, उसके कॉग्निशन पे वर्क करेंगे, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, अगर इसका जो पार्ट है बिहेवियरल थेरेपी, अगर हम बात करें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बिहेवियर जब हमारे डिस्टर्ब होते हैं, जैसे गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा सैडनेस हो जाना, वो बिहेवियर है हमारा, बहुत गुस्सा आता है, एंगर मैनेजमेंट होती है। सीबीटी की कुछ सब पार्ट्स होते हैं, सब टेक्निक्स होती हैं जो हम पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं उनके कॉग्निशन को बेहतर करने के लिए, उनके थॉट प्रोसेसेस को, उनके बिहेवियर्स को बेहतर करने के लिए ये ओवरऑल वर्क करती है। इसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। ठीक। जी डॉक्टर साहब, ऑरल कैविटी जैसे हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की, तो अगर हम मुंह के अंदर की क्वालिटी को बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ाएं? मसबत रह के और चीज़ों को अच्छा देख के और अच्छी चीज़ें करके। ठीक है, अब मसबत रहने का मतलब ये है कि आप वो चीज़ें खाएं जो आपके सेहत के लिए अच्छी हैं, जो आपको एंजाइटी में चीज़ें लेके जाती हैं और फिर आप नशावर जाते हैं, उनसे आप परहेज़ करें। ठीक है। और और जो लोग 24 घंटे खाते रहते हैं वो किस तरह की क्लीनिंग रखें कि वो अपने दांतों मसूड़ों की हिफाजत कर सकें? एक तो ब्रश करें सुबह शाम, ठीक है, सुबह नाश्ते के बाद, ठीक है, रात को सोने से पहले, ठीक है, हर वुज़ू के साथ आपने कुल्ली करनी है। बिल्कुल ऐसे, और डेंटल फ्लॉस करें। ठीक है, डेंटल फ्लॉस धागा होता है जो दांतों के दरमियान सफाई करता है। ठीक है। ये आम धागा होता है या कुछ स्पेशल? नहीं, स्पेशल धागा होता है
250-300 रुपए का आ जाता है, ठीक है। इतना महंगा नहीं है। फिर उसकी टेक्निक भी होती होगी करने की। सीख सकते हैं कुछ, सब कुछ सीख सकते हैं यूट्यूब से, तो ये भी सीख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे मिसवाक है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो डेंटल फ्लॉस घी की तरह हो जाती है ना, रेशेदार, ठीक है, तो अंदर जो भी चली जाती है। हाँ अंदर चली जाती है। तो ये जो हमारे ब्रशेज हैं शायद दरमियान में नहीं जाते। दूसरा ये है कि हर वक्त खाना और मीठा खाना ये नहीं। और आलमी इदारा सेहत का एक एडवाइस है कि हर 6 महीने बाद आप किसी डेंटिस्ट को विजिट करें, ठीक। आप दांतों की सफाई कराएं। और जो डेंटिस्ट है वो जैसे तूफान आने से पहले आसमान पर बादल होते हैं ऐसे। या कुछ चीज़ें खतरे मख्फी होते हैं, अभी जाहिर नहीं हुए होते, तो क्वालिफाइड हमारे जो डेंटल सर्जन्स हैं उन चीज़ों को देख लेते हैं। वो यानी अंदर का मुआयना करके जी। आपको बता देते हैं कि जी। ये होने वाली चीजें हैं, ये शायद इसका इसको आप रोक कोई लो। पेश खैमा है, ठीक है। तो वो अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ब्रश करने की, तो आपके नजदीक रात को सोते वक्त वाला ब्रश और सुबह उठने वाला ब्रश, दोनों में क्वालिटी बेस्ट किसकी है? रात को सोते वक्त। ठीक है। देखिए जब आप रात को सोते हुए ब्रश करते हैं और फ्लॉस करते हैं तो उसमें आपके ज़रात नहीं रहते, ठीक। वो जो सड़न है वो नहीं रहती आपके, तो यानी वो मवाद जो पड़ा हुआ है हाँ, वो उसके साफ अंदर है। बाकी बैक्टीरिया वायरस। और उसके बाद जो सुबह अगर आप देखें तो सुबह आप वजू के लिए अगर आप कुल्ली करते हैं, उसके बाद जब आपने ऑफिस जाना है और नाश्ते में अगर आपने मीठा खाना है, अब माएँ पराठे तो पकाती नहीं है, ऐसे माएँ तो ब्रेड भी दे देती हैं और जैम शैम और सारी हाँ, चीजें ये ये चल रही चीज़ें। होती हैं। तो ये सारी स्टिक करती हैं, सीरियल्स भी आपके स्टिक करते हैं। ठीक। और आपने ऑफिस में जाना है या स्कूल में बच्चे ने जाना है तो 4-6 घंटे बाद ही लंच खाएगा ना। ऐसे ही। सुबह 7-8 बजे अगर नाश्ता किया है, 11-12 बजे कोई बिस्किट खाया हुआ है तो वो उसके ज़रात पड़े रहेंगे, ठीक है। इसलिए नाश्ते के बाद ये नाश्ते के ज़रूरी बाद जरूरी है और रात को है, सोते रात वक्त को सोने से पहले। वो जरूरी होता जी। है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा अगर हम ओरल कैविटी की सेहत को मजीद इम्प्रूव करना चाहें, यानी इसकी रंगत चेंज ना हो, इसमें अपना दाने ना बने, छाले ना बने, आंवले ना बने, तो उसकी हिफाजत के लिए सिगरेट नोशी और बाकी चीज़ों को तर्क करना। सिगरेट नोशी और ये चीज़ें तर्क करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आपके दांत जो अगर कोई टूट गया है, उनको कीड़ा लगा है, वो शार्प है, आपने कोई दांत लगवाए हुए हैं, तो वो चुभते रहें, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। वो भी क्रॉनिक ट्रॉमा, वो ठीक नहीं है। अच्छा आपने क्योंकि छालों की बात की तो इस पे तो हम पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं। कुछ छाले मुंह के या मुंह का बकना ऐसा होता है जो हमारे इख्तियार में नहीं होता, ठीक है। जैसे एफ्थोसल्सर्स हैं, दवाइयाँ खाने के बाद है, या लाइकन प्लानस है डायबिटिक पेशेंट्स में, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स में। और कुछ चीज़ें इन्हीं में ऐसी बीमारियां जो कि कैंसर नहीं है, कैंसर से होने से पहले की बीमारी है, लेकिन लाजमी नहीं होता उनमें हर मरीज कैंसर का शिकार हो। प्री मेलिग्नेंट हम लीजन कंडीशन जिसमें लाइकन प्लानस आपको मेरा ख्याल में काफ़ी जी, ज़्यादा आता होगा। जी बिल्कुल। तो ये जो कंडीशंस है, इसीलिए जो मुस्तनद डॉक्टर है उससे मशवरा, और दूसरी एक मेरी अपनी डॉक्टर हजरात से है कि अगर जो हमने ओथ लिया था कि अगर एक पेशेंट का हमें लग रहा है कि किसी और से भी मशवरा होना चाहिए, किसी और स्पेशलिटी से सेकंड ओपिनियन होनी चाहिए, या आपने मिल के काम करना है, तो आप प्लीज़ मरीज़ को भेज के उससे भी उसका मशवरा ओपिनियन जरूर लें। आप मरीज़ को अपने पास ना रखें। अब पाकिस्तान में क्योंकि हम उस खित्ते में है जहाँ पे मुंह का कैंसर बहुत तेज़ी से है। ठीक है। इंडिया में 5 सालिया ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने स्मोकिंग कंट्रोल प्रोग्राम काफ़ी कर लिए हैं, सुपारियाँ कंट्रोल कर लिए हैं। इस वक्त के आदाद शुमार के तहत इंडिया में जो रेट ऑफ ओरल कैंसर है वो हमसे कहीं पीछे है। ठीक है। तो उसमें ये है कि हमारे जो फिजिशियंस, डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि जी ओरल फंगल इन्फेक्शन है, पूरी की पूरी टंग फिक्स टंग है, तो एक बायोप्सी उस वक्त हो जाती, एक ओपिनियन हो जाती, तो वो उस बंदे की जान तो बच सकती थी। यानी आप कह रही हैं कि ओरल कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर कोई भी चेंजिंग आए जी तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा के उसका ओपिनियन लेना जी, जरूरी है। और दूसरे से भी पूछ लें, एक ही स्पेशलिटी के पास ना जाएं, आप किसी और को भी, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तो वो नहीं है ना कि जीपी प्रैक्टिशनर नहीं, फैमिली प्रैक्टिस है, आप किसी की भी टाइम लेके जा सकते हैं। ठीक तो है। बेहतर है कि किसी और को भी दिखा लिया जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी मलाइका, बढ़ती हुई सुसाइडल जो अटेम्प्ट होती हैं, इनको कम कैसे किया जा सकता है?
खुदकशी के रुझान को कम कैसे करें? अच्छा, अब इसमें देखिए खुदकुशी जो लोग कर रहे हैं, उसमें जो मेजर वजह होती है टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी। तो इनमें सबसे पहले ये है कि अपने जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उनका ख़्याल रखना शुरू करें। अगर आपको लग रहा है उनमें कोई चेंजेस आ रही हैं, अब देखिए फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स हैं, नॉर्मली हमें पता होता है उनकी रूटीन का, बातचीत करने के अंदाज़ का। अगर उनमें आपको चेंजेस महसूस हो रही हैं और एक लंबे अरसे तक महसूस होती आ रही हैं, सुसाइड कभी भी कोई पर्सन ऐसे नहीं करता कि आज उसको टेंशन हुई है, कल उसने सुसाइड कर ली। एक लंबे अरसे तक वो फ़ील करता है, फेस करता है सारी चीज़ों को, उन परेशानियों को, वो नहीं बताता किसी से या उसके पास कोई होता नहीं है सुनने वाला। या में भी हो सकता है ट्रस्ट वर्दी रिलेशन नहीं है जिसको वो बता एग्जैक्टली सके। अब उसमें जब उसको पता है कि उसके पास पेरेंट्स उसको नहीं सुनेंगे, नेगेटिव बिहेवियर शो करेंगे, फ्रेंड्स उसको टॉन्ट करेंगे, तो अब वो एक टाइम के बाद क्या करेगा, थक के अकेले वो सुसाइड की तरफ चला जाता है। तो मेरा सबको यही मैसेज है कि अपने लव्ड वन जो हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको समझें। अगर उनमें आपको कोई चेंज लग रहा है, कि एक लंबे अरसे तक उनमें कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसको देखें, उनसे पूछें कि क्या बात है, क्या इशू है। अगर वो आपसे कोई मसला अपना शेयर करते हैं तो उसको जजमेंटल ना हो कि ये तो आपका रोज़ का मसला है या ये आपके ऐसे ही होता रहता है। उनको अंडरस्टैंड करें, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें। एग्जैक्टली उनको सपोर्ट करें इस सेंस में, ताकि वो सुसाइड से बच सकें लोग। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास एक तो आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम लिमिटेशंस होती हैं। आखिरी 1 मिनट है हमारे पास। प्रोफेसर डॉक्टर आसफा इकबाल का ओरल कैविटी के हवाले से पब्लिक के नाम क्या पैगाम? एक तो पहली बात है, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, शुक्र अदा करें जो चीज़ें हैं, और जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए आप नशावर चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ताकि आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और इस मुल्क को, कौम के लिए कुछ अच्छा कर सकें। सेहत होगी तो सब कुछ होगा। मलाइका, अपने रिश्तों को मजबूत करने के ऊपर मलाइका का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? मेरा यही मैसेज है कि अपने रिश्तों को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो बातचीत करना शुरू करें। अपनी जो ईगो है उसको ख़त्म कर दें, कोई नाराज़गी है तो उसको माफ़ कर दें लोगों को, अपने आप को भी माफ़ करें, दूसरों को भी माफ़ करें, क्योंकि आपके रिलेशन हैं तो आपको ज़िंदगी अच्छी लगती है। बहन भाई हैं, घर वाले हैं, दोस्त हैं, इनके साथ आपको कोई मसला हो तब भी कम महसूस होता है। अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो आपके लव्ड वन आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन अपनी बढ़ाएं, ट्रस्ट उससे बढ़ेगा, रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने बात करने की कोशिश की कि ओरल कैविटी यानी आपके मुंह के अंदर की बीमारियां जो हैं वो कैंसर की फॉर्म में हो, या आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी डेवलप हो रही है या हो चुकी है, उसको बेस्ड ऑन साइंस कैसे देखा जा सकता है, और कौन सी ऐसी स्पेशलिटी होती हैं जो आपकी बीमारियां देखने के काबिल होती हैं और आपने कहाँ जाना होता है। इसके साथ ही क्रोनिक बीमारियों का डिप्रेशन और एंजाइटी जब आपकी बढ़ती है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, इस सारे मौज़ूआत पर हमने मुदल्लल गुफ्तगू करने की कोशिश की। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई क्यूरी हो, थ्योरी हो, सवाल जवाब हो, कोई आप हमें सजेस्ट करना चाह रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपके उठाए गए सवालात को नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने गेस्ट के सामने रखें, एक्सपर्ट के सामने रखें, और उनका एक्सपर्ट विजन जो है वो आपके सामने रखें। उनका जो ओपिनियन है, जो उनकी राय है, वो आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसके अपने सोशल मीडिया टूल्स पर अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब में शेयर करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा की जा सके। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर आसफा इकबाल और मलाइका तारक और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।